नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपके कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का तो आपको अपडेट देती हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजीशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट में कौन सी है। तो सबसे पहले बात होगी गोल्ड की, जहां पर यूएस बॉन्ड यील्ड में दबाव से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि ऊपरी लेवल पे कल की बड़ी तेजी के बाद यहां पर दबाव बना है। 100 रुपए की कमजोरी है एमसीएक्स गोल्ड में। चांदी की बात करें तो यहां पर भी दुनिया भर में महंगाई की चिंता जिस तरह से है, इस खबर से यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। क्रूड की अगर बात करें तो सप्लाई की चिंता लगातार बरकरार है, गैस में लगातार तेजी है, इसका यहां पर फायदा है। एनर्जी शॉर्टेज की स्थिति है ग्लोबली। नेचुरल गैस में भी यूएस से एलएनजी एक्सपोर्ट बढ़ने का अनुमान है, उससे यहां पर फायदा हुआ है। वहीं अगर बेस मेटल्स की बात करें तो इन्वेंट्री लगातार कम हो रहा है चीन में एलएमई के वेयर हाउसेस में, उसका यहां पर फायदा है। चलिए, हमारे साथ अशोक दलवाई साहब हैं, आज डबलिंग फार्मिंग कमेटी के चेयरमैन है, साथ ही रेनफेड अथॉरिटी के सीईओ भी है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, सरकार स्टॉक लिमिट लगाने की तैयारी में है। राज्यों के साथ कल बड़ी बैठक हुई, केंद्र और राज्य की। कई राज्यों ने इसमें सहमति भी कर दी। क्या आपको लगता है, क्या इस कदम से, स्टॉक लिमिट लगाने से किसानों को नुकसान नहीं होगा? क्योंकि जब अराइवल यहाँ पर सोयाबीन के आने वाले हैं, नई फसल आ रही है, ऐसे समय में स्टॉक लिमिट का फैसला क्या आपको सही लग रहा है? सुनिए, ये जो सरकार जो डिसीजन लेगी वो तो हर किस्म के स्टेक होल्डर के हिसाब से ही लेगी। जैसे आप जानते हैं, एग्रीकल्चर एंड फूड, इन दोनों में एक लगाव होता है। एक क्षेत्र में प्रोडक्शन होता है और एक क्षेत्र में कंजम्पशन होता है। हमको हर समय किसानों और कंज्यूमर को, दोनों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना पड़ता है सरकार को। ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को अमेंडमेंट किया गया है ताकि ये जो स्टॉक लिमिट हम लगा सकते थे जैसे हम चाहते हैं, वो एक 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 माहौल था। मगर अमेंडमेंट के बाद सरकार जब लगाना है स्टॉक लिमिट, उसको सोच समझ कर ही लेगी। आप जैसे जानते हैं, अब हमारा प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन तो ठीक ही है, तो उसके अनुसार सरकार जब ये कदम लेगी तो वो सोच समझकर कंज्यूमर के दृष्टि से और किसानों की दृष्टि से लेगी। अब तो बिल्कुल 2 साल से आप जानते हैं कि हमारा जो जो कोरोना के कारण से जी। इकोनॉमी और परचेजिंग पावर पर एक इम्पैक्ट हुआ है। जी। जी। ये तो सामान्य स्थिति नहीं है। जी। ऐसे बिल्कुल। माहौल में जी। सरकार को वो कंज्यूमर के दृष्टि से, जी। इन्फ्लेशन की दृष्टि से कुछ कदम उठाना पड़ता है। जी। जी। तो जरूर सरकार सोच समझकर हर दृष्टिकोण को समझते हुए डिसीजन लेगी। जी। जी। लेकिन सर, टाइमिंग जो है, टाइमिंग की वजह से दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर ये ही फैसला अगर कुछ समय पहले लिया होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब अराइवल अब आ रहा है, हार्वेस्टिंग का समय है, ऐसे में फैसले हो रहे हैं, इस वजह से किसानों को कहीं मुश्किल हो सकती है। हालांकि बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक तरफ आपको कंज्यूमर भी है, दूसरी तरफ किसान है। ऐसे में और जब त्योहारी सीजन में डिमांड तरह से बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर किसानों की अगर आमदनी की बात करें तो कैसे बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि अब जब अच्छे भाव जब कम होंगे, यस, इसके अलावा और कौन से ऐसे उपाय किए जाने चाहिए? नहीं, आपको, हम सबको यही याद रखना पड़ेगा कि हमारे किसान जो है वो कंज्यूमर्स भी है। ये नहीं कि हर किसान जो कंजम्पशन के लिए जरूरत पड़ती है सब उगाते हैं, नहीं है। वो तो पहले था, पहले एक जमाना था जब सब्सिस्टेंस इकोनॉमी में सामान्य स्तर पर किसान अपने परिवार के लिए जो जरूरत थी उसको सब उगाते थे। मगर आजकल मार्केट के दृष्टि से जहां उनको अच्छा प्राइस मिल सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए उनका प्रोडक्शन सिस्टम बन गया है। तो इसका मतलब है, जो कंजम्पशन बास्केट में बहुत सारे ऐसे ओके। चीज है जहां किसान परिवार को भी ओके। बाहर के मार्केट से खरीदना पड़ता है। ओके सर, तो दलवाई साहब आपके पास दोबारा आएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब सरकार प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रही है। मोहाली में इस कार्यक्रम का उद्घाटन हो रहा है, सीधे वहीं चलते हैं। Being home to marquee brands such as Nestle, Coca-Cola, SML, Isuzu,
Mahindra, Swaraj, etc. for numerous years have provided us with a good base on which we have built further. You are all aware that in recent times, the state has received new investments of more than 99,000 crore across various sectors. Further, Punjab-based firms have also continued their tradition of excellence. Market leaders such as Vardhman, Sonalika, Hero Cycles, Nahar Group, IOL Chemicals, Trident Group, amongst others, have grown by leaps and bounds through forging new market linkages across the world and inking new technology and investment partnerships. As a state's industry and commerce minister, I am fully conscious of the expectations of the business and industry and the responsibility placed on my shoulders. We are fully aware that industrialization holds the key for fostering social inclusive growth, economic growth, creating employment, and ushering in prosperity for the state. This summit is an opportunity for us to continue our traditions of regular and constant interaction with our investors. Through this summit, we wish to apprise you all of the work we have undertaken to make Punjab an investment destination, and also understand your thoughts on how the state can harness the unlimited opportunities present across sectors. Our purpose is to welcome you all to Punjab and to link you with industries within the state for mutual growth. With your active participation, continued support, and contribution, I am certain that the strong entrepreneurial spirit of Punjab can be harnessed for economic success of the state and its people. Thank you. Jai Hind. तो ये पंजाब इन्वेस्टर्स समिट वहाँ पे हो रहा है, प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है मोहाली में, और साथ ही इन्वेस्टर्स को लाने को, उनको कैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए पंजाब में, इसकी कोशिश हो रही है। पंजाब सरकार की तरफ से ये आयोजन हो रहा है। चलिए वापस से कमोडिटी मार्केट की तरफ लौट रहे हैं। हमारे साथ दलवाई साहब बने हुए हैं। सर, आप बात कर रहे थे कि किसान की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। सर, क्या क्या ऐसे कदम हो सकते हैं, और किस जो हम अब तक ट्रेडिशनल करते आए हैं उससे अलग क्या कुछ करने की ज़रूरत है पूरे एग्री इंडस्ट्री में, ताकि वापस से एक ओवरहॉलिंग की ज़रूरत हो और किसान पूरे एग्री सेक्टर की में एक रिवाइवल देखने को मिले। थैंक यू। आप तो जानते हैं कि 2016 से जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय को दोगुनी करने का एक विजन देश के सामने रखे हैं, तब से हमारा एग्रीकल्चर पॉलिसीज में मूलभूत परिवर्तन हुआ है। जैसे पहले हम कृषि को एक प्रोडक्शन के दृष्टि से मात्र देखते थे, अब एग्रीकल्चर को हमने एक एग्रीकल्चर वैल्यू सिस्टम की ओर से देखना शुरू किया है। इसका मतलब है हमारे जो प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन सेगमेंट्स दोनों को एकत्रित करके जो मार्केट में अच्छा रेट मिल सकता है किसानों को, उस दृष्टिकोण से प्रोडक्शन सिस्टम को रीओरिएंट किया गया है। और इसके साथ साथ हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी को आंख में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए जो फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का आवश्यक है, उसको भी हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। और पिछले 6 साल में हमारा प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स का हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हो, फिशरीज का हो, मीट का हो, मिल्क का हो, एग का हो, हर क्षेत्र में इतना बदलाव हुआ है कि हमारे देश के लिए जरूरत है वो तो हम पा रहे हैं। उसके साथ जो सरप्लसेस है, सरप्लसेस को एक वैल्यू के रूप में परिवर्तन करने के लिए किसानों के लिए जो एग्री लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता है, प्रोसेसिंग की फैसिलिटी जरूरत है, और एक लिबरल मार्केटिंग जो चाहिए, इन सब को ध्यान में रखते हुए बहुत प्रकार के पॉलिसी चेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और डिजिटल टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए एक नया माहौल को खड़ा किया गया है। जैसे आत्मनिर्भर भारत के तहत
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, एनिमल हस्बेंड्री का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, फिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। ये सब के तहत अब भारत देश में फार्म गेट को मार्केट तक कनेक्ट करने के लिए जो आवश्यक है, तो प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, स्टोरेज फैसिलिटीज या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन, ये सब को अब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पॉलिसी एनवायरनमेंट में आप जानते हैं कि एपीएमसी को रिफॉर्म किया गया है, नया कानून को लाया गया है। तो इस सब को मिला के आप देखेंगे तो जरूर हमारे देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ा है, और उसके साथ साथ मार्केटिंग एनवायरनमेंट भी मजबूत हो रहा है। ओके सर, दलवाई साहब एक आखिरी सवाल, आप लोगों ने जो तय किया था 2022 का कि हम सरकार की दोगुनी आय होंगे, आपने का भी तैयार किया था, आपकी एक रिपोर्ट भी आई थी, लेकिन उस हिसाब से जो 10.4% का सालाना ग्रोथ चाहिए था, तो उस ग्रोथ से हम कितना पीछे हैं और क्या वजह है कि हम पीछे रह गए? मैं ये नहीं मानता हूं कि हम पीछे हैं। जो 10.4% इनकम ग्रोथ हमने कहा है, वो तो एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं, इनकम, फार्मर्स इनकम ग्रोथ है। तो इसका मतलब है अगर किसानों का प्रोडक्शन को ठीक रूप से हम परिवर्तन करेंगे एज अ मॉनेटरी वैल्यू, तब उनको उसी प्रोडक्शन पर ज्यादा पैसा मिलेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे देश में लगभग 6% से 20% तक प्रोडक्शन होने के बाद वेस्ट हो रहा था। उसको कम करने के लिए अब एग्री लॉजिस्टिक्स को मजबूत कर रहे हैं। तो उसे क्या होगा, जो प्रोडक्शन मॉनेटरी वैल्यू नहीं हो रहा, बन रहा था, अब वो मॉनेटरी वैल्यू बन जाएगा। एक साधारण उदाहरण है। तो इसको हर वैल्यू चेन के हर स्टेज पर जहां जहां वेस्ट हो रहा था, जहां जहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था, जहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो सकता था, इन सब स्टेजेस पर हम बहुत सारे इंटरवेंशन किए हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारा इनकम जरूर किसान के लिए बढ़ेगा। एक ही उदाहरण आपको देना चाहूँ तो मैं आखिरी में, कि जो मार्केट एनवायरनमेंट के साथ जो प्रोक्योरमेंट और एमएसपी बहुत जरूरत थी, पिछले 6 साल में एमएसपी को हर कमोडिटी के लिए 30-40% से बढ़ाया गया है। क्योंकि जो स्वामीनाथन साहब का रिकमेंडेशन था, जहां मिनिमम 50% प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर देने का, उस वायदे को सरकार ने अपनाया है 2018 से। और इस कारण से पल्सेस हो, ऑयल सीड्स हो या मिलेट्स हो, इन सब पर अब एमएसपी बढ़ गया है। और देखिए 2008-9 से 2013-14 अगर 6 साल लेंगे, और 2015-16 से 2019-20 लेंगे, 6 साल का अगर कंपेयर करेंगे, प्रोक्योरमेंट में पल्सेस और ऑयल सीड के लिए, जबकि पहले फेज में 3052 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया गया था प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑयल सीड के लिए, इस 6 साल में 66,000 करोड़ को इन्वेस्ट किया गया है। और ये 2020-21 में 14,000 करोड़ का खरीदा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि लगभग 80,000 करोड़ का पल्सेस एंड ऑयल सीड्स को खरीदा गया है इस 6 साल में। तो स्वाभाविक तरीके से किसानों को इतना पैसा मिल गया और मार्केट में भी एक बैलेंस हो गया है। तो ये एक एग्जाम, और ये तो पैडी और वीट का प्रोक्योरमेंट जो चल रहा था, तो चल ही रहा है। तो ये तो ब्रॉड बेस जाग जाएगा। ओके, शुक्रिया दलवाई साहब। सरकार की काफ़ी कोशिशें भी हुई हैं पिछले 6 साल में और काफ़ी काम भी हो रहा है, और लगातार कोशिश यही हो रही है कि किसानों की आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। चलिए वापस से लौटते हैं वायदा बाजार की तरफ, जहां पर अब धीरे धीरे गोल्ड और सिल्वर में अब तेज़ी लौट रही है। हालांकि शुरुआती कारोबार में कमजोरी दिख रही थी। जिगर, आपका व्यू क्या है? अब धीरे धीरे तेज़ी लौट रही है, तब यहाँ से बाइंग की पोजीशन में ही बने रहे, क्या करें अब गोल्ड और सिल्वर में? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन। मुझे लग रहा है यहाँ सेंटीमेंट पॉजिटिव ही रहेगा गोल्ड एंड सिल्वर में। लगातार पिछले 2 दिनों से हमने चाहे वो सिल्वर हो या गोल्ड हो, अच्छी सी खरीदारी देखी है। $1,800 के ऊपर भी कॉमेक्स पे प्राइसेस सस्टेन हो चुके हैं। एंड couple of central bankers are going to give statements, monetary policies they are going to hold in this week and next week also. So time will be important. और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ahead of दशहरा, ahead of दिवाली, इस बार जब लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस कम हो गए हैं, हमने ज़्यादा फुटफॉल ऑब्जर्व किया हुआ है ज्वेलर्स के साथ। एटलीस्ट हमने जिन लोगों से बात की है, यही ऑप्टिमिज्म हमें जानने को मिला है। तो सेंटीमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है। इंट्राडे के लिए अगर यहाँ पे ट्रेड करना है, दिसंबर गोल्ड, वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 48,200,
48,100 का स्टॉप लॉस लेके 48,400 500 के लिए यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ओके, यानी खरीदारी की राय है। तपन, आपको भी लगता है खरीद कर ही जाए? धीरे धीरे वापस खरीदारी लौट रही है, शाम तक और भी तेजी बढ़ेगी? जी बिल्कुल, अगर गोल्ड की बात करें तो डेफिनेटली फर्म ट्रेडिंग रेंज रह सकती है। आज डॉलर में थोड़ी स्ट्रेंथ है, उसका एक प्रेशर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शाम तक ये वापस से रिकवर हो जाएगी प्राइजेस। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी वो कंटिन्यू रखनी चाहिए। इंट्राडे और शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई ट्रेड करना चाहे तो बाय एंड डिप्स का ही व्यू रखे। 28,100 के अराउंड गोल्ड में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 47,900 का रखे, टारगेट जो है 48,500 का रखे। इंट्राडे और शॉर्ट टर्म की ये स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं गोल्ड के लिए। चांदी के लिए तपन, चांदी में क्या करें? चांदी में भी खरीद कर ही जाए? जी बिल्कुल, चांदी में भी बाय एंड डिप्स की राय मैं देना चाहूंगा, लेकिन आज के दिन के लिए मुझे लग रहा है एक डिप का वेट करना चाहिए, क्योंकि बेस मिलर्स में आज प्रेशर है थोड़ा, तो उसका इफेक्ट जो है वो चांदी में अभी भी दिख रहा है। अगर गोल्ड की बात करें तो वो फ्लैट ट्रेड हो रहा है, लेकिन कॉमेक्स में चांदी जो है वो आधे % के गिरावट के साथ ट्रेड हो रही है। तो मुझे लग रहा है एमसीएक्स में भी वो थोड़ा डिफरेंट आ सकता है। तो नीचे के लेवल में 65,900 से 65,800 की रेंज जो है वहां से बाय करें चांदी में। ऊपर में 66,500 का टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो 65,500 करके चांदी में भी बाय करने की मैं सलाह देना चाहूंगा। जिगर, चांदी में आपका टारगेट क्या था? चांदी में मुझे विश्व मोहन लग रहा है 66,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 1 या 2 दिनों में। अराउंड 66,000 वन कैन गो लॉन्ग। 65,800 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी खरीदारी का रिकमेंडेशन है। दोनों ही जानकारों को गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पर लग रहा है कि तेजी बन सकती है। कच्चे तेल की अगर बात करें तो यहाँ पर तेजी बनी हुई है, हालांकि आज 0.25% के आसपास की मजबूती दिख रही है। 6,300 के आसपास एमसीएक्स पर है। जिगर, क्या लगता है आपको कच्चे तेल में आज बेहद ही रेंज में कारोबार? डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में हल्की तेजी है, क्या करे आज? कच्चे तेल में मुझे लग रहा है विश्व मोहन अगर 62.80 62.70 के आसपास के प्राइसेस मिलते हैं, थोड़ा सा भी डिप आए तो वन कैन गो लॉन्ग नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में। एंड 62.30 के स्टॉप लॉस के साथ 63.80 6400 के लिए यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। तपन, आपको क्या लगता है? आपको भी लग रहा है खरीद कर ही जाए, और आपका टारगेट आज के लिए? जी बिल्कुल, क्रूड के फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि जिस तरह से नेचुरल गैस के प्राइस बढ़ रहे हैं, कोल के प्राइस भी ऊपर है, तो और विंटर सीजन आ रही है, तो मुझे लग रहा है फ्यूल स्विचिंग कंटिन्यू रहेगा। गैसोलीन डिमांड जो है वो हाई रह सकती है, और सामने प्रोडक्शन लेवल उतने रिकवर नहीं हो रहा है, तो डिमांड जो है वो स्ट्रांग रहेगी, तो उसका सपोर्ट क्रूड प्राइस को मिल सकता है। तो 6270 के लेवल से बाय कीजिए क्रूड में। ऊपर में टारगेट 6380, स्टॉप लॉस जो है वो 6190 का रख के क्रूड में बाय कीजिए। शाम को जो है वो एपीआई के इन्वेंटरी डेटा रिलीज होंगे, और कल जो ऑफिशियल डेटा रिलीज होंगे, तो उसके कारण थोड़ी वोलेटाइल हो सकती है प्राइस, लेकिन मुझे लग रहा है बुलिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा क्रूड ऑयल में। ओके, अगर बेस मेटल्स को देखें तो यहाँ पर मिक्स ट्रेड देखने को मिल रहा है। लेड, निकेल, यहाँ पर तेजी है, वहीं पे कुछ काउंटर एल्युमिनियम और जिंक पर दबाव भी दिख रहा है। जिगर, आपको कोई बेस मेटल में पसंद आ रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो क्या करें, खरीदे, बेचे, क्या राय है आपकी? विश्व मोहन अगर सेफ बेट यहाँ पे लेना है तो कॉपर एंड निकल दोनों बाय करके चल सकते हैं। दोनों के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है। हमने देखा हुआ है इन दिनों जो भी डिप आ रहा है उसमें बाइंग मोमेंटम क्रिएट हो रहा है वापस से। आई थिंक कॉपर नवंबर वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 770 765 इज स्टॉप लॉस एंड 780 इज अ टारगेट। और निकल के नवंबर में मुझे लग रहा है अगर 1575 के प्राइसेस मिलते हैं वापस से स्क्रीन में, सो वन कैन गो लॉन्ग। 1565 का स्टॉप लॉस और 1595 का टारगेट। ओके, 1597 टारगेट है निकेल के लिए, खरीद कर जाएं। 780 रुपये का टारगेट है कॉपर के लिए। तपन, आपकी कोई टॉप पिक अगर एक चुनना हो पूरे ही बेस मेटल्स पैक में, तो आप आज किसे चुनेंगे? जी बेस मेटल्स पे आज मिक्स का कारोबार है, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो चाइना की पॉलिसी शिफ्टिंग जो आज हुई है, जो अनाउंस हुआ है कि वो लोग जो अपना पॉलिसी शिफ्ट जो है वो रीग्रोथ की तरफ कर रहे हैं, जिसके पहले उन्होंने दिया था कि हम लोग जो सेक्टर जो है उसको रेगुलेट करेंगे, लेकिन चाइना ने ये पॉलिसी शिफ्ट की है, तो उसका एक प्रेशर है मेटल्स पे। दूसरा जो है वो चाइना ने कहा था कि एनर्जी सप्लाई जो है वो स्ट्रेंथन करेंगे, तो जिसका प्रेशर आज एल्यूमिनियम और जिंक पे दिख रहा है, क्योंकि इन्वेंटरी लेवल्स वापस से बढ़ेंगे। जो कार्बन इंटेंसिव जो इंडस्ट्री है उसको वापस से बूस्ट मिलेगा, तो सप्लाई बढ़ सकती है, तो उसका प्रेशर है। तो मुझे लग रहा है कॉपर में आज मेरा ये कॉन्ट्रा ट्रेड होगा कि 770 के और 771 के अराउंड सेल कीजिए। टारगेट डाउन साइड 762 और स्टॉप लॉस जो है वो 778 का रख के कॉपर में यहाँ पे मेरी सेल की राय है। सेल की या बाई की सर? कॉल आपकी बाई कॉल है या सेल कॉल है सर? सेल कॉल है मेरी आज। 770 771 के लेवल से सेल कीजिए। ओके, यानी इनकी कॉन्ट्रा कॉल है, यहाँ पे उनको बिकवाली की सलाह है ऊपरी लेवल पे। चलिए, अब नेचुरल गैस को लेकर तपन आपका व्यू क्या है? जबरदस्त तेजी का रुख है यहाँ पर।
जी, बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि विंटर सीज़न आ रही है और जो चाइना, यूरोप और यूएस जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ से विंटर सीज़न की डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगी। श सप्लाई शॉर्टेज जो है पावर की वो कंटिन्यू रह सकती है, जिसकी इफ़ेक्ट जो है मुझे नेचुरल गैस पे कंटिन्यू रह सकती है। मुझे लग रहा है कि अगर यही सिचुएशन रही तो 520-530 के लेवल नेचुरल गैस में देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट अभी नहीं करना चाहिए, अगर टॉप बन गया है वैसा सोच के कोई भी ट्रेडर करना चाहिए, तो मुझे लग रहा है अवॉइड करना चाहिए ये चीज़ कि फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है नेचुरल गैस के, जब तक के लिए सप्लाई रिज़्यूम नहीं होता कोल और नेचुरल गैस का ठीक तरह से यूरोप और चाइना के लिए, तब तक के लिए नेचुरल गैस में शॉर्ट नहीं करना चाहिए, बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी कंटिन्यू रखनी चाहिए। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ नेचुरल गैस में काम करें। चलिए अब कुछ एग्री काउंटर्स की बात कर लेते हैं। एग्री काउंटर्स, क्रूड पाम तेल और सोयाबीन, ये दोनों काउंटर कैसे लग रहे हैं जिगर आपको? क्वाइट बुलिश विश्व मोहन। अगर मैं एनसीडीएक्स सोयाबीन की बात करूं, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 5200 के आसपास मिलता है, एक बार खरीदारी की जा सकती है 5300 के टारगेट के लिए, अराउंड 5150 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही साथ सीपीओ की मैं बात करूं, एमसीएक्स सीपीओ नवंबर वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 1122 प्राइसेस, 1117 इज अ स्टॉप लॉस एंड 1132 इज टारगेट। ओके, तो ये व्यू है क्रूड पाम तेल और सोयाबीन पे। ग्वार में आज दबाव दिख रहा है, ऊपरी लेवल पे मुनाफा वसूली, क्या लग रहा है, ये गिरावट गहराएगी या वापस से फिर से वही रफ्तार बनी रहेगी ग्वार में? जिगर, क्या व्यू है? गोवा सीड की मैं बात करूं, यस आज थोड़ा बहुत प्रेशर दिख रहा है, इट्स डाउन बाय अराउंड 23-25 पॉइंट, थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे आ सकता है 65-50 तक का। सो करंट भाव से ही यहाँ पे एक बार बिकवाली की रिकमेंडेशन है 6630 के आसपास नवंबर कॉन्ट्रैक्ट गोवा सीड, एंड 6670 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ एक बार बिकवाली कीजिए, 6550 6520 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है ग्वार सीड और ग्वार गम पे। चलिए, कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया तपन आपका और जिगर आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए दर्शकों को। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद